नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोर्ट का फैसला, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। एनडीए को लगा बड़ा झटका, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने तोड़ा नाता। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शिवराज पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के दायरे में घिरी ईडी। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री का बड़ा बयान, अजित पवार जल्द बनेंगे मुख्यमंत्री। मणिपुर में नहीं रुक रही हिंसा, बेखौफ घूम रहे प्रदर्शनकारी, गूंगी बनी भाजपा। कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की, जिस पर से कोर्ट ने क्या सुनवाई की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को ईडी ने कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में एजेंसी ने संजय सिंह के आवास पर छापा मारा था। अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए। ईडी ने पहले संजय सिंह के स्टाफ और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की थी। सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से इंडिया अलायंस बना हुआ है तब से प्रधानमंत्री बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। आज संजय सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज नेताओं का कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। अब तो ईडी की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि संजय सिंह पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी ने खुद को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से अलग कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जाने इस रिपोर्ट में। दरअसल आने वाले साल में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। गुरुवार को पवन कल्याण ने अपने आप को एनडीए से अलग करते हुए घोषणा की उन्होंने कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन किया है। बता दें कि पवन कल्याण ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। तब से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो खुद को बीजेपी से अलग कर सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने की तो पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। दोनों पार्टियों ने तब फैसला किया था कि वे स्थानीय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। इस बीच 2023 में जनसेना पार्टी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के करीब जाने लगी। पिछले दिनों पवन कल्याण ने टीडीपी के साथ गठबंधन की घोषणा भी की थी। बता दें कि 2 दिन पहले ही पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी के आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी पार्टी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा और खम्भम जिले के आसपास स्थित अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए से पवन कल्याण का अलग हो जाना भाजपा को नागवार गुजरेगा, क्योंकि आने वाले साल में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में हर नेता बयानबाजी कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में कहा, मध्य प्रदेश में 18 साल में 225 से ज्यादा घोटाले हुए। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी ईडी पहुंच जाती है। यहाँ इनके अधिकारियों नेताओं के घर ईडी क्यों नहीं पहुँचती। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, महाकाल लोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया उनको बदल डालने का। शिशुपाल के अत्याचार का घड़ा भर गया है। उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो नौजवानों से पूछा क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, तो वो लोग हमसे कहने लगे राजा जा रहा है।
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आया तो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में यहां आकर उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शिवराज का नाम लेते हुए भी शर्म कर रहे हैं। वो तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल लेकर आए, वाहवाही हुई। पता चला कि 10 साल तक ये लागू नहीं होगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जातीय जनगणना पर ये चुप क्यों हो जाते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है। ऐसे में चुनावी रैलियां भी तेज हो गई हैं। पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। अब मध्य प्रदेश की सत्ता का अगला वारिस कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी से कुछ सवाल किए हैं, जिसे लेकर के ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या थे वो सवाल, जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी पर कई बड़े सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी सवाल पूछा कि आखिर सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कैसे करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की मनीष सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई, क्या ये सिर्फ गवाह बने आरोपियों के बयान के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं थी तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपी के रूप में शामिल क्यों। क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई पुख्ता डेटा है, पॉलिसी कॉपी की गई है, यदि प्रिंट आउट लिया गया है तो डेटा उसे दिखाएगा। इस आशय का ऐसा कोई डेटा नहीं है। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब समूह से पैसा कैसे आया। इसमें सिसोदिया के वकील ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। उनको साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के पास ठोस सबूत नहीं है, जिन बयानों के चलते मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस होने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जिस तरह सवाल किए हैं, उससे जाहिर होता है कि ईडी कुछ न कुछ छिपा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजित पवार की नाराजगी की खबरें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने अजित पवार को लेकर के बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। धर्मराव बाबा अत्राम ने दावा किया है कि अजित दादा जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मराव बाबा अत्राम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन अजित दादा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल अत्राम का ये बयान राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद आया है। इसी दौरान अत्राम से जब पूछा गया कि क्या अजित दादा अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुणे के संरक्षक मंत्री पद को लेकर अजित दादा की नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। ये पहले से ही तय था कि पुणे के संरक्षक मंत्री का पद एनसीबी को दिया जाएगा। इसे पहुंचाने में बस थोड़ी देर हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रकांत पाटिल पुणे के संरक्षक मंत्री पद जाने से नाराज नहीं है। बता दें कि फडणवीस ने भी कहा था कि अगर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो वे उन्हें 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा छिड़ गई है। फडणवीस के बयान का मतलब ये है कि अजित दादा अगले चुनाव के बाद या उससे पहले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे ताकि दादा मुख्यमंत्री बन सके। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि सत्ता की कमान कब तक इधर उधर घूमती रहेगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे या फिर नहीं। मणिपुर में बीते कई महीनों से दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीते कई महीनों से मणिपुर में चल रही हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है। दरअसल कुछ प्रदर्शनकारियों ने 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की जानकारी देते हुए मणिपुर पुलिस ने बताया कि ये घटना बुधवार रात करीब 10 बजे पाटसोई पुलिस थाना के न्यू किथम नबी में हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है।
हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद इलाके में जमा हुई मैतेई महिलाओं की भीड़ को सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने से रोक दिया और अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को मणिपुर में जाति झड़पें होने के बाद से अब तक 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं बात करें मणिपुर की आबादी की तो मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है। वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी नागा और कुकी 40% से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक मणिपुर ऐसी ही नफरत की आग में जलता रहेगा, कब तक मासूमों की जानें जाती रहेंगी। इस मामले पर मणिपुर सरकार पूरी तरह से नाकाम है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।